हाँ ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है तो पूछ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और सर, यही यही डिस्कस करना था अटेंडेंस का, बस हो गया। ठीक है, फिर मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। ठीक, मेहरबानी सर। ओके। कल मैंने कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस का बताया था, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस का, जिसमें हमने कंपैरिजन भी किया था दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे। सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया था लेकिन अल्गोरिथम्स अलग यूज़ किए थे, यानी कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम से। एक एन स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम था और एक एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम था। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी का ग्राफ यहाँ पे शो किया था मैंने। तो इसको मैंने कहा था कि आपको विजुअलाइज भी करा दूंगा। तो मेरे ख्याल से विजुअलाइजेशन में आप ऑनलाइन विजुअलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मेटलैब या इस तरह का टूल भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका विजुअलाइजेशन के लिए कोड भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन विजुअलाइजर दिखा रहा हूँ। ये mathsfun.com वेबसाइट है, यहाँ से मुझे मिला है एक ग्राफ क्रिएटर। इससे आप मुख्तलिफ टाइप्स के ग्राफ बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं, लीनियर बार चार्ट्स हैं। तो इस पे हम इसके ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स हैं, जैसे बिग O ऑफ n, ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी लीनियरली इंक्रीज होते हैं। और n ऑफ बिग O ऑफ n स्क्वायर्ड, ये स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम्स हैं ये। तो इनमें कॉम्प्लेक्सिटी या नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको हम चार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है y इक्वल्स, अभी आपको, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं y इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस इक्वल्स x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक तो यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, बल्कि दो लिखे हुए हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये ब्लू लाइन में। तो इसमें क्या शो हो रहा है आपको, जैसे ही आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। फिर दूसरा फंक्शन है y इज 1 विच इज दिस वन, कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये एग्जांपल है हैश मैप एल्गोरिथम्स की, जिसमें आप प्रॉपर हैशिंग कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट वैल्यू में आप कोई भी एलिमेंट हैश टेबल से सर्च कर सकते हैं। फिर हम एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ओ ऑफ लॉग एन की। तो इसको हम कैसे करेंगे, y विच इज दिस y एक्सिस नंबर ऑफ ऑपरेशंस इक्वल्स x की वैल्यू क्या है, log ऑफ n। एक और y हम रखते हैं, o ऑफ n log n। तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, n टाइम्स log n। में शो होना चाहिए। स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं y इक्वल्स n, सॉरी, यहाँ पे जो ग्राफ में एक्स एक्सिस को, सॉरी एन की वैल्यू को वो एक्स कंसीडर कर रहा है, तो मुझे एक्स देना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। एन हमारा एक्स है इस रेस्पेक्ट से, सही है। तो y इक्वल्स एन स्क्वायर्ड, उसको ये वाले जो एल्गोरिथम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर्ड रखेंगे।
सही है। तो ये आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम मिल रहे हैं। एक और कॉम्प्लेक्सिटी रख देते हैं, ये एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स हैं, बिग O ऑफ 2 पावर n। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम लिमिट है, तो मैं 2 पावर n इसको रख देता हूँ, 2 पावर x। तो अब यहाँ पे आप ग्राफ में देख लें, फर्स्ट वन कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, ये वाला y, तो ये किस तरह इंक्रीज हो रहा है, जीरो से अगर स्टार्ट करें, बिल्कुल लीनियरली नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस स्ट्रेट लाइन में लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं। ये देख लें, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के जो एल्गोरिथम्स हैं, इनका नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ इस कलर में जा रहा है। तो इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। फिर आप रेड कलर के एल्गोरिथम देख लें, लॉग ऑफ n या लॉग ऑफ x, उसमें आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके स्लोली इंक्रीमेंट होते हैं। तो अपना माइक फिलहाल ऑफ कर दें। तो देखें, इसको ग्राफ प्लॉट करना सिंपल होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ x की जगह ये नंबर रखेंगे जो x एक्सिस पे नंबर है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो y की वैल्यू होगी, उसको आप यहाँ पे पॉइंट बना के फिर आप उसको प्लॉट कर देंगे। सही है। तो ये आपका फंक्शन इस तरह से प्लॉट हो जाते हैं। तो इसको आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं इनकी वैल्यूज। तो ये फंक्शन ग्रो किस तरह हो रहे हैं, मेन चीज़ यही होती है एल्गोरिथम्स की। तो ये फंक्शन स्लो ग्रो कर रहा है सबसे, फिर x वाला लीनियरली ग्रो कर रहा है, फिर 2 पावर x, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम है। इसमें जैसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी। सही है। और इस एल्गोरिथम को प्लॉट करना सिंपल है, आप सिर्फ x की वैल्यूज़ या n की वैल्यूज़ पुट करेंगे फंक्शन में, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो आप ग्राफ पे प्लॉट करते जाएं और लाइन ड्रॉ कर दें, तो आपको ग्रोथ रेट का आइडिया हो जाएगा फंक्शंस का। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस के ग्रोथ रेट्स हैं। मेरे ख्याल से ये आप क्लियर हो रहा है आपको कि हम इसको क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं फंक्शन की ग्रोथ रेट को, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जैसे बढ़ाते हैं, तो अगर आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, तो मतलब वो एल्गोरिथम स्लो चलेगा और इनएफिशिएंट होगा। और अगर आपका एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो डेड एल्गोरिथम इज एफिशिएंट। तो यही एग्जांपल फिर हमने कल भी कंसीडर की थी कि दो कंप्यूटर्स लिए थे इमेजिनरी, दोनों की अलग अलग स्पीड ली थी, सॉर्टिंग का प्रॉब्लम दिया था 10 मिलियन एरर्स का। अब दोनों पे जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किए थे, उनमें नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कैलकुलेट किए थे, तो दोनों में नंबर ऑफ स्टेप्स की वजह से ही जो फास्ट कंप्यूटर था वो ज़्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि उसमें जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट हो रहा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये थी, ओ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाली ब्लू लाइन जो आ रही है ये कॉम्प्लेक्सिटी थी। और दूसरा जो एल्गोरिथम था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी एन लॉग एन। तो एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम क्या कर रहा था, एक्स में रख देता हूँ, तो वो इस तरह ग्रो हो रहा है नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ाने से। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम है, सॉरी स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का, ये ब्लू लाइन, ये इस तरह से नंबर ऑफ ऑपरेशंस ग्रो हो रहे हैं। तो मतलब ये एल्गोरिथम स्लो चलेगा, नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा लेगा कंपेयर टू दिस वन। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यूज भी पुट कर दूं,
यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है 2 टाइम्स n स्क्वायर्ड, तो ये चलेगा 2 टाइम्स squared and this one was 50 times n log n. प्लॉटिंग में थोड़ा मसला आ रहा है। एनीवे हम कोफिशिएंट को यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, असल वैल्यू n के बाद आपकी जो होती हैं वो काउंट करती हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये स्लाइड वैसे हमने कल कंप्लीट कर ली थी, इसमें हमने सूडो कोड भी देखा था बाद में कि एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेशन के लिए आप सूडो कोड यूज़ करते हैं। सूडो कोड के 3 प्रिमिटिव्स होते हैं, इसमें आप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सिलेक्शन, कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, इफ कंडीशंस, एंड देन लूप्स, रिपीटेशंस, ये चीज़ें आप सूडो कोड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीक्वेंस इज जस्ट सिंपल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ इस तरह लिखते हैं एंड सो ऑन। सिलेक्शन आप कैसे करते हैं? इफ कंडीशन इज ट्रू या इज फॉल्स, देन ये कीवर्ड यूज़ करना लाजमी होता है। फिर आपकी स्टेटमेंट्स, स्टेप्स आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन करनी है तो इफ कंडीशन, देन कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट एक्टिविटी या फर्स्ट एक्टिविटी के स्टेप्स, एल्स सेकंड एक्टिविटी के स्टेप्स। रिपीटेशन, while condition is true do perform activity। और यहाँ पे देखें किसी भी कंस्ट्रक्ट की बॉडी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्पेसेस, टैब स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। तो टैब स्पेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आएंगी वो इसकी होंगी, फर्स्ट वन की। उसके बाद पीछे आ जाएं बैक टैब स्पेस, उसके बाद टैब स्पेस में जितनी भी स्टेप्स जितने भी आएंगे वो एल्स का पार्ट होंगे। इस तरीके से हम लूप में भी इंडेंटेशन से बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लूप की। असाइनमेंट इज सिंपली you put an arrow from right to left pointing to the left, तो राइट की वैल्यू को वो लेफ्ट आइडेंटिफायर में असाइन कर देगा। अब GCD एल्गोरिथम की एग्जांपल आज हम करेंगे और इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स को हम कंपेयर करेंगे। अब फर्स्ट एल्गोरिथम हमारा यहाँ से शुरू होगा। अटेंडेंस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इस पे ध्यान दें। तो GCD एल्गोरिथम, GCD आपने मैथ्स में बल्कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हाई स्कूल मैथ से ही। GCD क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक नंबर होता है। तो ये हम यूजुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर। और अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं तो उसमें GCD यूजुअली आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो GCD फाइंड करने के, अगेन मैंने शुरू में भी बताया था, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो कुछ एल्गोरिथम्स उनमें ज़्यादा फास्ट होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा इजी होते हैं। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स की डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो हम GCD की एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो GCD of two non-negative numbers m and n is defined as
the largest number that divides both m and n evenly. ठीक है, m और n दोनों नंबर्स को इवनली डिवाइड करे तो वो नंबर्स इन दोनों का GCD कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. तो वन ऑफ द एल्गोरिथम्स टू फाइंड greatest common divisor of numbers is Euclid's algorithm, or this is one of the simple and elegant algorithm to compute GCD. आपने जो स्कूल मैथ में पढ़ा है वो डिफरेंट होता है, तो उसको भी हम देखेंगे. और पहले इसको देख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन ये है, GCD of two numbers m and n is equals to GCD of n comma m mod n, where m mod n is the remainder operator जब आप यूज करते हैं. और ये ऑपरेशन कंटिन्यू चलता है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता. सही है. अब अल्गोरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें अल्गोरिथम को रिजल्ट इनपुट देना चाहिए, इनपुट लेना चाहिए, तो ये अल्गोरिथम इनपुट भी ले रहा है. इसको आउटपुट देना चाहिए तो ये अल्गोरिथम GCD आउटपुट भी देगा. एक और फीचर थी अल्गोरिथम की कि वो हॉल्ट होना चाहिए, तो m mod n इक्वल्स टू 0 ये ऑलवेज हॉल्ट भी होता है, यानी कि टर्मिनेट भी हो जाता है, ये रिजल्ट लाजमी आता है. तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं. पहले हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, GCD ऑफ नंबर 60 and 24 कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज. अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको ये जो अलगोरिथम हम कर रहे हैं इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि आपको उसमें बेहतर समझ आए. आपको भी यही करना है. अलगोरिथम वैसे तो थियोरेटिकल कोर्स है, लेकिन इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी. मैं एक न्यू ऐप क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंसोल ऐप. अलगोरिथम्स का नाम दे देते हैं इसको. सही है. अब यहाँ पे हम ये GCD की जो डेफिनेशन है इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. तो GCD ऑफ टू नंबर्स, ये GCD रिटर्न करेगा. यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, तो मैं इसको यूक्लिड GCD इस मेथड को नाम देता हूँ. और ये इनपुट लेता है दो नंबर m एंड n. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अनटिल आपका मोड 0 हो जाता है जब इफ इंटीजर रिमाइंडर इक्वल्स m mod n. if remainder equals 0 तो आप GCD की वैल्यू रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज m equals n equals remainder. Return GCD of n, n. तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है. वैसे मेरे ख्याल से अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगी. पहले हम अलगोरिथम को डिस्कस कर लें, एग्जाम्पल को, फिर आपको ये बेहतर समझ में आएगी. तो GCD ऑफ 60, 24
तो फर्स्ट स्टेप क्या है एल्गोरिथम का, आप m mod n करेंगे। तो m 60 है, 24 n है, तो 60 mod 24 क्या रिजल्ट आएगा? 60 mod 24 दोबारा से कर लेते हैं। 60 mod of 24 इक्वल्स, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा? कैलकुलेटर भी रिजल्ट सही नहीं आ रहा। अच्छा एनीवे 60 mod 24 हम वैसे ही कर लेते हैं। तो 24 2 टाइम्स 48 होता है, 48 और रिमाइंडर आपका बचता है 12। सही है। तो GCD ऑफ 60 कामा 24 इज GCD ऑफ 24 कामा 12। ये डेफिनेशन देखें, एन आपका, एन की जो वैल्यू थी 24, वो नेक्स्ट आइट्रेशन में एम की जगह आ जाती है, और एन की जगह एम मॉड एन रिप्लेस हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर आ जाता है। तो 12 मॉड 24 ये क्या होगा? 2 टाइम्स 12 इज 24। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा, तो हम m की वैल्यू रिटर्न कर देंगे एज GCD। सही है। तो इस तरह से हमें GCD मिल जाती है। अगेन आप एल्गोरिथम्स देख लें, एल्गोरिथम टू कंप्यूट, अब स्टेप्स देख लें। फर्स्ट स्टेप, इफ n equals 0, return value of m as the answer and stop. Otherwise, divide m by n and assign the value of remainder to r. यहाँ पे आप रिमाइंडर गेट कर लें। And third step is assign value of n to m and the value of r to n. तो फिर आप स्टेप्स को रिपीट कर लें। अब सूडो कोड देख लें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सूडो कोड, दो नंबर्स आप इसको इनपुट देंगे, बोथ मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देन इज कंप्यूटेड एज, मैंने यहाँ पे रिकर्सिव डेफिनेशन लिख दी है, इसको हम चेंज कर लेते हैं इस लूप डेफिनेशन में। तो इसी एल्गोरिथम को हम डायरेक्टली अपने कोड में इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? while n is 0, r remainder equals m mod n। m को आप n की वैल्यू असाइन कर देंगे, और n को आप r की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका ये रिमाइंडर जो कि r को असाइन हो रहा है, n को असाइन हो रहा है, ये जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। और एट दी एंड आप रिटर्न क्या करेंगे? m की वैल्यू। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन रिमाइंडर, यूक्लिड्स एल्गोरिथम नाम दिया हमने। तो पहले हम यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 60 का 24 की। तो लेट्स सी के रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, 12 इज द रिमाइंडर, सॉरी GCD ऑफ 60 एंड 24। 60 24 का जो GCD है उसका आंसर 12 भी आ रहा है। अब भी अगर आइडिया क्लियर नहीं है तो एक काम ये करते हैं, ये मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ये हो क्या रहा है बैकएंड पे।
तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देख लें, मैग्नीफायर में देख लें। यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज आ रही हैं साइड में। तो वैल्यूज फर्स्ट, जब फंक्शन आपका कॉल हो रहा है तो एम इज 60, सेकेंड नंबर एन इज 24, रिमाइंडर अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। स्टेप ओवर 10। अब हम यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे 60 24 का, तो रिमाइंडर आपका आ गया 12। उसके बाद आप एम को वैल्यू असाइन करेंगे एन की यानी कि 24, और एन को वैल्यू असाइन करेंगे रिमाइंडर की यानी कि 12। अब नेक्स्ट आइट्रेशन वाइल लूप में अगेन चेक होगा एन 0 या रिमाइंडर की जो लास्ट वैल्यू है वो 0 तो नहीं है। अगर नहीं है तो अगेन रिमाइंडर कैलकुलेट करें। तो 24 मॉड 12, अब रिमाइंडर 0 हो गया आपका। अब m को n की वैल्यू असाइन हो गई, n को r की वैल्यू असाइन हो गई। अब n क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 ले रहा है तो ये लूप आपका ख़त्म हो गया और आपने रिटर्न कर दिया रिमाइंडर। तो जैसे ही आपने रिमाइंडर रिटर्न कर दिया तो आपका कंसोल विंडो का है, कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा इसका। अभी एल्गोरिथम समझ में आ रहा है? कोई और नंबर आप मुझे बता दें जिसका अगर हम जीसीडी फाइंड करना चाहें। जीसीडी ऑफ लेट्स से 3 and 27। 3 and 27 का जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका जीसीडी होगा क्या? थ्री एंड 27 का जीसीडी क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? कौन सा नंबर होगा? 3 सर। 3 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर देते हैं कि प्रोग्राम रिजल्ट क्या देता है हमें। इसने भी 3 ही दिया है। तो अब अगर इसको हम दोबारा से वही स्टेप रन एग्जीक्यूट करके देखें तो स्टेप रन एग्जीक्यूशन में दोबारा इसको करते हैं स्टेप रन। तो फर्स्ट स्टेप है m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 27। तो r इज 3 mod 27, तो r की वैल्यू 3 ही आ गई। m को हमने n की वैल्यू असाइन कर दी 27, n इज r 3। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। अगेन रिमाइंडर कैलकुलेट करें। अब 27 mod 3, अब रिमाइंडर इसका 0 ही आ जाएगा। तो m इज़ 3, n इज़ 0, तो इसने 3 जो कि जीसीडी था रिटर्न कर दिया। सही है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स की। अच्छा, आप मुझे कोई और नंबर आप बता दें जिनका हम जीसीडी फाइंड कर सकें। 24 60 हमने 60 मॉड 24 किया था। अगर आप इनको स्वैप भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। ये एल्गोरिथम की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्टनेस कैरेक्टरिस्टिक था, तो वो सारी इनपुट्स पे वैलिड होना चाहिए। ज़ीरो एक एक्सेप्शनल केस है। इसको हम छोड़ रहे हैं। एक और एग्जांपल आई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये एग्जांपल है 39
and 67. इन दोनों नंबर्स का क्योंकि और कोई नंबर जीसीडी नहीं है तो इनका जीसीडी 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो ऑड नंबर्स लेता हूँ, ऑड नंबर्स 5 एंड 7 दोनों ऑड हैं, तो ऑड नंबर्स को नंबर देमसेल्फ या 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, तो इनका जीसीडी भी 1 ही आएगा। तो जो प्राइम नंबर्स हैं, ऑड तो मैं गलत कह रहा हूँ, प्राइम नंबर्स जो हैं वो उनके केस में जीसीडी आपका 1 आ सकता है क्योंकि उनको और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 1 के अलावा। थर्टीन भी प्राइम है, 71 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के केसेस में आपका जीसीडी 1 आना चाहिए। सही है। फॉर एग्जांपल लेते हैं 9 एंड 21, तो इनका जीसीडी प्रॉब्ली 3, यस 3 आ रहा है। तो this is one of the definitions of one of the algorithms to solve GCD problem। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो algorithm है इसको हम यूक्लिड्स algorithm कहते हैं, यूक्लिड्स algorithm for GCD। तो ये algorithm समझ में आ रहा है। algorithm के steps देख लें, स्टेप सिंपल हैं। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, n इज नॉट इक्वल्स टू 0 था, मेरे ख्याल से मैंने नॉट ही लगाया था या मैं भूल गया होऊंगा, उसकी जगह इक्वल लगा हुआ है। तो वाइल n इज नॉट इक्वल्स टू 0 आप ये स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे। ये जितने भी स्पेस के बाद स्टेप्स आ रहे हैं ये इस लूप की बॉडी के स्टेप्स हैं। तो लूप में आप क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर को असाइन कर रहे हैं m mod n की वैल्यू, फिर आप m को n की वैल्यू असाइन करेंगे, n को r की वैल्यू। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो जाती। तो जब n की वैल्यू आपकी 0 होती है तो आप रिटर्न कर देते हैं m की वैल्यू, जो कि आपका GCD का आंसर होता है। होप के एल्गोरिथम क्लियर है। ये करंट टैब क्लोज कर रहा हूँ, लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। अब लेक्चर 2 में हम मज़ीद एल्गोरिथम्स देखेंगे GCD के, और कंपैरिजन भी देखेंगे। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम वाज आवर फर्स्ट एल्गोरिथम, इसको हम देख चुके हैं। तो इसका रूल क्या है, आप रिपीटेडली ये अप्लाई करते हैं कंडीशन। सही है। अब जीसीडी की एक डेफिनेशन ये भी है और दूसरी डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन है जिसमें हम रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रिकर्सिव डेफिनेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो कैसे हो सकती है, रिकर्सिव, मैं इसको रिकर्सिव नाम दे देता हूँ। तो रिकर्सिव डेफिनेशन में क्या हो रहा है, आप पहले कैलकुलेट करेंगे इफ n इक्वल्स 0, यही कंडीशन है ना, जब n 0 हो जाए तो हम रिटर्न m कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज रिटर्न GCD ऑफ n कॉमा m mod n। तो यूक्लिड्स रिकर्सिव सो कॉल करेंगे, m की जगह हम सेकंड पैरामीटर यानी कि n रख देंगे और n की जगह m mod n कर देंगे रिमाइंडर। ये रिकर्सिव डेफिनेशन है, इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें भी सेम आंसर आ रहा है 3।
और अगर मैं नंबर चेंज कर दूं, 19 प्राइम नंबर है, तो इस केस में जीसीडी 1 आना चाहिए, प्रॉबेबली 1 ही है। सही है। तो सेम अल्गोरिथम है। अल्गोरिथम की एक कैरेक्टरिस्टिक हमने उसमें ये भी देखा था कि आप सेम अल्गोरिथम्स की को आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम को रिकर्सिवली डिस्कस भी कर सकते हैं, रिकर्सिवली भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड आइटरेटिवली भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट मी नो कि इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? अब थियोरेटिकल डेफिनेशन के अलावा मैंने ये काम भी कर दिया है कि साथ में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ इंसर्ट करके आप उसको एग्जीक्यूट करके भी देख लें। रिपीट क्या करना है? रिपीट एल्गोरिथम को हमने बेसिकली ट्रांसलेट किया है प्रोग्राम में। तो एल्गोरिथम्स की पहले हमने ये डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम्स को आप जब डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो आप ऐसे डिज़ाइन करें कि वो इजीली ट्रांसलेट हो सके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, ये भी इजीली ट्रांसलेट हो गई, रिकर्सिव डेफिनेशन। और ये दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये रिकर्सिव डेफिनेशन है, इसका हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर लिया। ये आइटरेटिव डेफिनेशन है, इसकी हमने दूसरा मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया, आइटरेटिव मेथड। इसमें हम आइट्रेशन या लूप यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम सिंपली रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सिंपली एल्गोरिथम को, यूक्लिड्स एल्गोरिथम को कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है अपने कोड के अंदर। तो आप किसी भी लैंग्वेज में इस एल्गोरिथम को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और 3 के अलावा और कोई जवाब नहीं आ रहा, तो जो नंबर आप देंगे उसी के हिसाब से आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर रख दूँ, लेट्स से 8 एंड 20। तो इनका जीसीडी है 4, ग्रेटेस्ट डिवाइजर। और अगर मैं 24 कर दूं, देन जीसीडी इज 8। इट डिपेंड्स ऑन विच नंबर्स यू प्रोवाइड। अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि एल्गोरिथम को हॉल्ट करना चाहिए एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूट करने के बाद। तो ये जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, ये आप कैसे इसको शो करेंगे कि ये होल्ड करेगा लाजमी तौर पे? तो इसका जो एविडेंस है वो ये लिखा हुआ है, दिस फॉलोज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन द सेकंड इंटीजर ऑफ द पेयर ऑलवेज गेट्स स्मॉलर विद ईच आइट्रेशन। स्मॉलर क्यों होता है? क्योंकि आप मॉड लेते हैं और मॉड की वैल्यू हमेशा रिजल्ट हमेशा स्मॉलर ही आता है, एंड मॉड नेवर रिजल्ट्स इन अ नेगेटिव नंबर। मॉड कभी भी नेगेटिव रिजल्ट रिटर्न नहीं करता। तो मतलब छोटा होता रहता है, नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं करता मॉड। तो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर 1 होता है, पॉजिटिव नंबर। तो अगर किसी किसी नंबर्स का जीसीडी अगर और कोई नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 पे आके वो होल्ड कर जाएगा, क्योंकि 1 सारे नंबर्स को इवनली डिवाइड कर सकता है। तो एनी नंबर मॉड 1, रिमाइंडर आपको 0 ही मिलेगा, और 0 पे ये एल्गोरिथम इवेंचुअली होल्ड कर जाता है। तो दिस एल्गोरिथम होल्ड्स इन ऑल केसेस।
ओके। अच्छा, ये चीज़ें आपको शुरू में भी थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप इस चीज़ को इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएंगे। जीसीडी के लिए अल्टरनेट एल्गोरिथम्स भी हैं, जिसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम, ये इसकी डेफिनेशन पहले वाले एल्गोरिथम से ज़्यादा सिंपल है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप कॉन्सेक्यूटिवली नंबर्स को स्टार्ट करें। जीसीडी आप दो नंबर्स का ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 60 एंड 24 का, तो आप पहले 24 से स्टार्ट करें। देखें वो 24 दोनों को इवनली डिवाइड कर लेता है, 60 को इवनली डिवाइड करता है और 24 को। अगर नहीं करता तो आप 24 से एक नंबर पीछे चले जाएं, 23 से 23 चेक करें, दोनों को डिवाइड करता है इवनली, नहीं करता है एक और नंबर पीछे चले जाएं। तो ये आप लूप में डिक्रीमेंट करते जाएंगे जब तक आपका नंबर, अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो आप 1 तक पहुंच जाएंगे, और 1 किसी भी नंबर को वो इवनली डिवाइड कर लेता है, तो वहाँ पे आप जाके स्टॉप कर लेंगे। ये एल्गोरिथम उससे भी सिंपल है। इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखें तो इसमें क्या होता है, आप दो वैल्यूज इनपुट लेते हैं, दो नंबर्स हैं जिनका जीसीडी फाइंड करना है, एम एंड एन। दोनों में से आप जो भी छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू पहले आप गेट करते हैं, किसी भी वेरिएबल में आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद आप टी से डिवाइड करेंगे। अपना माइक ऑफ रखें। अगर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं पहले यूक्लिड्स एल्गोरिथम में। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में किसी को क्वेश्चन है, पहले ये बता दें। जी सर। जी, वो उसका क्या मसला है? सर जो प्रोग्राम आपने कराया है वो ठीक नहीं है सारा। रिपीट करो क्वेश्चन। सर जो आपने प्रोग्राम कराया है ना, हम्म। वो सारा समझ नहीं आया है सर। अब प्रोग्रामिंग तुम्हारी स्ट्रांग नहीं होगी। कितने मार्क्स हैं तुम्हारे पिछले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? सर पता नहीं, रिजल्ट नहीं मिली। हाँ, लेकिन पेपर जो बंदा करता है आइडिया तो हो जाता है कैसा किया है। प्रोग्रामिंग कैसी है तुम्हारी? सर अच्छी है, बेहतर नहीं है। हाँ, तो यही मसला है ना। तो आपने इसमें प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस बेहतर करनी है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ये लूप्स, फंक्शंस, वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करते हैं, रिकर्जन भी आपने मोस्ट प्रोबेबली पढ़ी होगी, फंक्शन इटसेल्फ कैसे कॉल करता है। अब ये फंक्शंस वेरी सिंपल डेफिनेशन हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी की बात है ही नहीं। ये एल्गोरिथम सिंपली क्या कर रहा है, एन की वैल्यू चेक कर रहा है, अगर 0 है तो एम रिटर्न कर रहा है, नहीं है तो दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन एम की जगह एन की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और एन की जगह दोनों का मॉड इनके रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये सेम फंक्शन है एज दिस वन, बट रिकर्सिव डेफिनेशन है। तो इसमें भी हम यही काम कर रहे हैं, जब तक हमारा एन 0 नहीं हो जाता तब तक हम रिपीट करते रहेंगे, रिमाइंडर लेते रहेंगे। जब एन 0 हो जाएगा तो उस केस में हम जीसीडी की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। जी सर, सही है सर। मेरे ख्याल से हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद थैंक यू सर।